दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के इस अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम लोगों ने अभी तक संघ की कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों को बहुत ही बारीकी से सिलसिलेवार और क्वेश्चन फॉर्मेट में सीखा। आज हम लोग भाग 6 के अंतर्गत जो संविधान का भाग 6 है, जिसमें राज्य का प्रावधान किया गया है, तो जिसे राज्यों का संविधान भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में आज चर्चा करेंगे और राज्य की विधायिका इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें हमारा राज्यपाल पे ज़्यादा फोकस रहेगा और मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री और महाधिवक्ता जो कि राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख जो है पिलर्स हैं, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको अध्ययन करने से पूर्व जो है हम आपको एक चित्र दिखाना चाहते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा का चित्र है, ठीक है। तो इस तरीके से इस विधानसभा में जो है हमारे राज्य के कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए व्यूअर्स हैं, और लाइक कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए, जिसके वजह से आप लोगों को रियल टाइम में हमारे वीडियोस मिलते रहें आपको। तो चलिए हम लोग अपने अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा भाग 6 है, जिसमें राज्य का प्रावधान है, ये हमने देखा कि इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करेंगे राज्यपाल का। तो चूँकि देखिए केंद्र में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का ही फॉर्मेट है राज्यपाल। जो वहाँ पर संसद में राष्ट्रपति का काम होता है, वही यहाँ विधानमंडलों में राज्यपाल का काम होता है। बस कुछ शक्तियों में अंतर रहता है और कुछ इसके जो है नियुक्ति में अंतर है। लेकिन संघ की विधायिका और राज्य की विधायिकाओं में अगर आपने संघ की विधायिका को अच्छी तरीके से समझ लिया तो राज्य की विधायिका को समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले मैं इसके साथ में एक लिंक डाल दूंगा आपको, जो आप संघ के जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी संसद पे हमने 4 वीडियोज़ बनाए हैं, सबके लिंक दे देंगे और उनको आप बारी बारी से देख लीजिए। फिर विधायिका को, राज्य की विधायिका को करेंगे आप तो बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग राज्यपाल से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा? तो ये अनुच्छेद 153 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। ऐसे ही संघ में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु देखिए, परंतु यहाँ पे प्रश्न आते रहते हैं, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ये व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मूल संविधान में ये प्रावधान नहीं था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ऐसा प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें ऑप्शन में दिया है निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। अनुच्छेद 155, अब किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 155, राष्ट्रपति केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। केंद्र सरकार, ऐसा नहीं राष्ट्रपति इसके लिए जो है स्वतंत्र है। जो मंत्रिमंडल जिसका नाम प्रस्तावित करेगा वही राष्ट्रपति उसी का नाम राज्यपाल के लिए नियुक्त करेगा। अर्थात राज्यपाल केंद्र का नाम निर्देशित ही है। इसका मतलब है कि राज्यपाल क्या है? वो एक तरीके से केंद्र का रबर स्टाम्प है। नाम निर्देशित मतलब रबर स्टाम्प कह सकते हो। साथ ही अनुच्छेद 156 के तहत वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति उसे जब चाहे तब पद से हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत अगर शब्द आए संविधान में तो समझ लीजिए इसका मतलब होता है कि उसे राष्ट्रपति ने प्रसाद दिया है, प्रसाद जब चाहे तब उससे छीन सकता है। तो ठीक है, तो इसको हटाने की प्रक्रिया कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है, परंतु सामान्यतया उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन सामान्य रूप से उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
राज्यपाल वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो जन्म से, देखिए यहाँ पे शब्द पे जाइए, जो जन्म से भारत का नागरिक हो, साथ ही कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो यहाँ पर ये प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में कि जन्म से भारत का नागरिक हो। देखिए ये शब्द इतना बढ़ा दिया, केवल जो जन्म से नागरिक हो। अगर यही होता है भारत का नागरिक हो, साथ ही कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तब तो सही होता, लेकिन जन्मतः दे दिया ना, तो ये गलत हो गया। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वो अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका स्थान दूसरा व्यक्ति ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, तो दूसरा केवल सही है, पहला गलत है। वही चीज़ यहाँ व्याख्या में दे दिया गया है। राज्यपाल की अर्हता में यह तो उल्लेख है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी करने चाहिए, परंतु उसका जन्म भारत में ही हुआ ऐसा उल्लेख नहीं है। वो भारत का नागरिक हो ऐसा उल्लेख है, लेकिन जन्म भारत में हुआ ऐसा उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 157 के अंतर्गत वर्तमान में राज्यपालों का वेतन कितना है, तो इस समय वेतन है 3.5 लाख रुपये प्रति माह। ठीक, संसद विधि द्वारा, अब ऐसा नहीं राज्यपाल राज्यों का जो है मुखिया है, तो राज्यपाल का जो है उसकी वेतन का निर्धारण राज्य करेगा, ऐसा नहीं, संसद करता है। संसद विधि बना करके राज्यपालों के वेतन का निर्धारण करती है, और ये इसे वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। विधानमंडल उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर राज्यों के बीच आवंटित होगा। अब एक अगर अब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि राज्य मतलब राज्यपाल के अंडर में एक से अधिक राज्य हों, 2 राज्य हों या 2 से अधिक राज्य हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे कौन सा राज्य जो है किस राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा, तो ऐसा निर्धारित करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो भी जो है फार्मूला निर्धारित करेगा, अनुपात निर्धारित करेगा, उस अनुपात के आधार पर उन राज्यों में जो है उसे बांट दिया जाएगा कि आपके राज्य के संचित निधि से इतना और आपके राज्य की संचित निधि से इतना। तो इस तरीके से राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद की शपथ लेता है, तो पद की शपथ, अब यहाँ पद की शपथ देख रहे हैं, बारी बारी सिलसिलेवार प्रश्नों के माध्यम से पूरे मतलब जो पूरा टॉपिक है हमारा वो कवर करते हैं। तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश अब किसके समक्ष पद ग्रहण करता है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है। अब यहाँ भारत का मुख्य न्यायाधीश है तो ये भी नहीं होगा, राष्ट्रपति है ये भी नहीं होगा, और मुख्यमंत्री है ये भी नहीं होगा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, यानी हाई कोर्ट का जो सीजे होता है, चीफ जस्टिस होता है, उसके समक्ष राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है। अनुच्छेद 159 के अनुसार, और ये किसमें उल्लेख है, अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। ठीक है, उसके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब राष्ट्रपति कर रहे थे, राष्ट्रपति का भी नहीं दिया हुआ है और राज्यपाल का भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसमें दिया हुआ है, अनुसूची 159 में दिया हुआ है। देखिए राष्ट्रपति का जो है वो अनुसूची कर अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तीन है, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों ध्यान रखिए। इन तीनों के अलावा जितने भी शपथ के प्रारूप हैं, चाहे वो मंत्रियों के हों चाहे वो किसी के भी हों, सबके प्रारूप जो है अनुसूची 3 में दिए गए हैं। शपथ का प्रारूप मतलब फॉर्मेट दिया हुआ है, शपथ में क्या बोलना है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट अनुसूची 3 में दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के फॉर्मेट अनुसूची 3 में नहीं दिए गए हैं। इनका अलग से संविधान अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति है। ठीक है, और अनुच्छेद 69 में 69 में उपराष्ट्रपति का है, अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल का है। ठीक, तो ये है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में होगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे, मंत्रिमंडल। ठीक, अनुच्छेद 164(1) के तहत, अब देखिए 10 अनुच्छेद बढ़ गए। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 154 में तय होगा कि शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में। और अब अपने मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत, 164 के तहत। तो पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसे शपथ दिला देगा, फिर उसकी सलाह पर भाई शपथ देगा, तभी तो मुख्यमंत्री होगा। शपथ के बाद ही होता है, शपथ दे देगा, दिला दिया जाएगा उसको जो है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अर्थात राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हालांकि इसमें स्वतंत्रता नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे किसी मंत्री को हटा दे, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित पदाधिकारियों में किन की नियुक्ति राज्यपाल करता है? अब राज्यपाल महाधिवक्ता की करता है। देखिए, हमने केंद्र में पढ़ा था महान्यायवादी, और यहाँ राज्यों में जो विधिक जो कानून जो है विधिक को आपका एक तरीके से समझ लीजिए, जो सबसे बड़ा पद है वो विधि का, वो महाधिवक्ता का राज्यों में होता है और केंद्र में महान्यायवादी का होता है। इसकी नियुक्ति करता है। अध्यक्ष सदस्य लोकसभा आयोग का, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो कि अधीनस्थ जितने भी मतलब पंचायत वाले चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्यों की विधानसभा का चुनाव ये नहीं कराता है, संघ वो केंद्र का निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन जो राज्यों में जो जिन न्याय पंचायत वाले और नगर पंचायत वाले चुनाव होते हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो इनके सदस्यों को नियुक्त करता है राज्यपाल, तथा अन्य आयोगों के सदस्य इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति, वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो चारों सही हैं। और देखिए, स्वयं राज्यपाल क्या होता है? चांसलर होता है। यूनिवर्सिटीज का चांसलर कौन होता है? स्वयं राज्यपाल होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 333 के अनुसार। और अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को 5 विशेष क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है। बिल्कुल सही है, 5 विशेष क्षेत्र में। 4 विशेष क्षेत्रों में राज्य सभा में जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और विधान परिषदों में जहाँ जिन जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ, सभी राज्यों में नहीं, जहाँ पर विधान परिषदें हैं वहाँ पर 1/6 मतलब सदस्य जो है वो 5 विशेष क्षेत्रों से मनोनीत करता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? दोनों कथन सही है। क्षेत्र देखते हैं हम लोग, तो ये 5 क्षेत्र हैं: साहित्य, कला, विज्ञान, लोक सेवा और सहकारी आंदोलन। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्र हैं। लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं उनमें सहकारी आंदोलन के व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विधायी शक्ति से संबंधित एक अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है। सत्र बुला सकता है और सत्रावसान कर सकता है, साथ ही विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा शब्द आया है ना, अब यहाँ विधानमंडल नहीं आया है। विधानमंडल मतलब विधान परिषद भी होता है उसमें, तो विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, तो सिर्फ विधानसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि विधानसभा को भंग कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और सत्र बुला सकता है। ठीक, वही सेम राष्ट्रपति वाले इसके जो है कार्य हैं। दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है, दोनों सदनों में वो स्पीच दे सकता है, और अनुच्छेद 175 के तहत किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधानमंडल से पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्ति विहित है। अनुच्छेद 200 अनुच्छेद में क्या है? जो राज्यपाल के पास जो विधेयक आते हैं उसको रोकने की, उसको मंजूरी देने की और उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की, तो ये शक्ति किसके तहत है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है। परंतु हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को अवश्य आरक्षित करता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने वाले विधेयक जो होते हैं वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसमें भी अगर कुछ ऐसे विधेयक आए जो हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाले हैं तो उसे फिर राष्ट्रपति के लिए अवश्य आरक्षित करता है। ठीक है, तो तीनों कथन ये सही है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है। अब वहाँ हमने राष्ट्रपति में देखा था, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता था, तो राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित थी? अब यहाँ पे 213 है तो वहाँ पर 123 था, 123 था राष्ट्रपति के लिए और 213 है, यहाँ पे नंबरों का खेल है। 213 है किसका? राज्यपाल का। अध्यादेश जब विधानमंडल के सदन सत्र में नहीं होते हैं, जब सदन सत्र में नहीं होते हैं तभी जारी किए जाते हैं, परंतु विधानमंडल के सत्र पुनः समवेत होने पर, अगर विधानमंडल का सत्र पुनः चालू हो गया तो 6 सप्ताह में अध्यादेश पारित होना आवश्यक है, जैसा कि उसमें था, राष्ट्रपति वाले अध्यादेश में था। राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण? तो राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। किसी आकस्मिक खर्च हेतु वो इस निधि से सरकार को धन दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाता है?
अब कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जो राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, जैसे वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट, जैसे कि वहाँ राष्ट्रपति रखवाता था वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो केंद्र का था, यहाँ पे राज्य का बजट रखवाता है अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। और इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखवाता है। अब राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, बिहार में भी बिहार लोक सेवा आयोग है, राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग है, तो इन सब के प्रतिवेदन रखवाता है राज्यपाल। कहाँ पर? विधानमंडल में। अगर विधान सब परिषद नहीं है तो विधानसभा में ही केवल। और राज्य की आय व्यय का महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन रखाता है। अब महालेखा परीक्षक जो है, मैंने उसमें पढ़ा था कि जो CAG होता है, CAG जो होता है महालेखा परीक्षक जो होता है भारत का, वो राज्यों के आय व्यय का भी जो है लेखा परीक्षण करता है। तो वो राज्यपाल को सौंपता है, राज्यों के लेखा परीक्षक को, और राज्यपाल कहाँ रखवाता है? विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो 1 2 3 तीनों सही। राज्यपाल के बारे में किसका ये कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है? तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, और वो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक। निम्न में से कौन सी न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत जो है, न्यायिक शक्तियां राज्यपाल को किसके तहत मिली हैं? अनुच्छेद 161 के तहत। तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को प्राप्त तो नहीं है। तो केवल मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को क्षमा करना, उपरोक्त दोनों। तो दोनों हैं, दोनों शक्तियां, न्यायिक शक्तियां जो है राष्ट्रपति को तो प्राप्त हैं, लेकिन राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। यानी मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं प्राप्त है, और सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडों को लघु करने के लिए, छोटा करने के लिए, कम करने के लिए वो राज्यपाल के पास उसकी शक्ति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास है। ठीक। विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता यानी निर्हरता मतलब उनकी अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो इस राज्यपाल ही करता है। विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय राज्यपाल करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग की राय पर करता है। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिया है राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं होगा। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, तो कौन सा होगा? निर्वाचन आयोग की राय से राज्यपाल। ठीक। अनुच्छेद 192 के अंतर्गत है, राज्यपाल संघ निर्वाचन आयोग की राय से विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता का निर्णय करता है, परंतु दल बदल विषयक निर्हरता के प्रश्न का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष अथवा विधान परिषद का सभापति करता है। जैसा कि केंद्र में हमने देखा था कि वहाँ पर जो है राष्ट्रपति करता है इसकी निर्हरता को, जो है निर्वाचन आयोग से राय लेकर के, और दल बदल के प्रश्न पर वहाँ पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति करते हैं। राज्यपाल की विवेकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? देखिए विवेकीय मतलब वो खुद अपने विवेक के आधार पे जो है कुछ फैसले ले सकता है, जैसे राष्ट्रपति लेता था, तो अनुच्छेद 163 के तहत उसको प्राप्त है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल कुछ कार्य राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कर सकता है, जैसे कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना अथवा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ये सब क्या है? उसके स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं, जो किसके तहत मिली है? अनुच्छेद 163 के तहत। और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। बिल्कुल सही है, राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 163 में। और उसके द्वारा दिए गए सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि जो सलाह मंत्रिपरिषद राज्यपाल को देगा तो उस सलाह को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई कानूनी अड़चन नहीं आ सकती, न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। और 191 संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये किसमें कहा गया? 91वें संविधान संशोधन में। परंतु छोटे राज्यों में कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं। छोटे राज्य जैसे सिक्किम वगैरह हैं, तो वहाँ पे मान लेते हैं मतलब जितनी विधानसभा की सीट है अगर उसका 15% निकाल लेंगे तो बहुत कम आएगा, तो वहाँ पे कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं। तो ये इसका केंद्र में भी लागू किया गया था। 91वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 2013 के अंतर्गत जो है केंद्र में जो लोकसभा की जो सीट है उसका 15%
जो है मंत्री हो सकते हैं और यहाँ विधानसभा के, देखिए विधानमंडल शब्द नहीं आया है ना, वहाँ पर जो है संसद आया है, लोकसभा वहाँ पर आया है और विधानसभा यहाँ पर आया है। उसकी सदस्य संख्या का 15% जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। सभी मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है, जैसे पद की शपथ लेनी पड़ती है और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। और शपथ का प्रारूप कहाँ दिया हुआ है? अनुसूची 3 में दिया गया है, ठीक। लेकिन हमने राज्यपाल का देखा था, उसका शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं था, और यहाँ पर मंत्रियों का प्रारूप अनुसूची 3 में है। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 167 के तहत वह मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होगा, सही है। वो मंत्रिमंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। किसका? मंत्रिमंडल का। तो ये तीनों सही है, ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्रियों ने पद संभाला है, बिल्कुल सही है, सुचेता कृपलानी और दूसरी सुश्री मायावती जी ने पद संभाला है, तो दोनों सही है। तो सुचेता कृपलानी 1963 से लेकर 67 तक मुख्यमंत्री रही हैं, और मायावती जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दूसरी बार, और ये 4 बार रह चुकी हैं मुख्यमंत्री। मायावती जी महिला जो है 4 बार सीएम रही हैं, जून 1995 से अक्टूबर 1995, मार्च 1997 से सितंबर 1997, और मई 2002 से अगस्त 2003 तक, और फिर 2007 से 2012 तक पूरे कार्यकाल के लिए रही हैं 4 बार। राज्य को विधिक सहायता देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? देखिए यहाँ पर एक नए अधिकारी की बात आ गई, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वहाँ पर क्या था? महान्यायवादी था, उसकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। तो यहाँ राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके बारे में कुछ प्रावधान है, इसके साथ ही हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। तो महाधिवक्ता के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य को विधिक सहायता देने हेतु एक राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। अब उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता कौन रखेगा? जो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो किसी कोर्ट में, जो 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो, ठीक। तो वो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। तो वही ऐसे ही व्यक्ति को राज्यपाल जो है महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधिक अधिकारी राज्य का कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और केंद्र का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है। उसे विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान करने का नहीं, अनुच्छेद 177 के तहत। साथ ही राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ठीक। पदावधि निश्चित नहीं, इसकी पदावधि निश्चित नहीं कि 2 साल 4 साल 5 साल के लिए रहेगा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल इसे जब चाहेगा तब हटा सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आ जाते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए, सीएजी के बारे में और महान्यायवादी के बारे में और महाधिवक्ता के बारे में, तीनों में अंतर है। देखिए महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र में होता है, वो और यहाँ पर जो होता है महाधिवक्ता होता है राज्यों में, और सीएजी जो होता है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से और एक चीज़ और रह गया है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं इस समय वो राघवेंद्र सिंह हैं। ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। ये स्टेट पीसीएस के परीक्षाओं में या छोटी मोटी परीक्षाओं में ऐसे फैक्ट्स भी आ जाते हैं। तो राघवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं इस समय। तो इसी के साथ हमारा इसे जो है लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को आइकन बटन को दबाने के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रियल टाइम में हमारे सारे वीडियोज़ मिलते रहें, और देखते जाइएगा। हम लोग बहुत जल्दी ही सारे पूरे कोर्स को कवर करेंगे। इसी माध्यम से हम सारी चीज़ पढ़ाएंगे। हिस्ट्री का पूरा पोर्शन पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, करंट पढ़ाएंगे, पर्यावरण पढ़ाएंगे, सारी चीज़ हम कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि कहीं भी किसी भी चैनल पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेंस भी कराएंगे इसके बाद हम, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।